हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टडी अबाउट रीमानियन मेट्रिक इन डिफरेंशियल ज्योमेट्री। रीमानियन मेट्रिक क्या होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, रीमानियन ने अपनी ये मेट्रिक क्यों दी, उसको कैसे लिखते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा रीमानियन मेट्रिक। रीमानियन मेट्रिक एंड क्रिस्टोफर सिंबल, जिसमें आज हम लोग रीमानियन मेट्रिक के बारे में स्टडी करेंगे। आप जानते हैं कि अगर हम लोग यूक्लिडियन मेट्रिक के बारे में बात करें तो यूक्लिडियन ने कहा मेट्रिक का मतलब होता है डिस्टेंस निकालना। होता क्या है, जब हम n डायमेंशन में स्टडी करते हैं या 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, किसी भी ऐसे डायमेंशंस में हम लोग जब बढ़ते चले जाते हैं तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अलग अलग तरीके से मानक मान करके निकाली जाती है। ये जो मानक शब्द यूज किया गया है, ये अलग अलग मैथमेटिशियन ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। उन्हीं के नाम पे क्रमशः अलग अलग तरीके की मैट्रिसेस बनाई गई हैं। जैसे यूक्लिडियन ने 3 डायमेंशन में कहा कि मान ले रहे हैं कि इन्हीं दो पॉइंट्स को अगर हम लें, पहला पॉइंट है हमारा x1, दूसरा पॉइंट है x2, तीसरा पॉइंट है x3। 3 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखते टाइम 3 वेरिएबल्स का यूज किया है। ठीक इसके एडजेसेंट पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल इसके बगल का सटा हुआ पॉइंट। ठीक इसके बगल का पॉइंट एडजेसेंट पॉइंट लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट x1 प्लस dx1, x2 प्लस dx2, x3 प्लस dx3 हो। d का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि ये एडजेसेंट पॉइंट है। दूसरे शब्दों में इसको आप नेबरिंग पॉइंट से भी कह सकते हैं कि ये नेबरिंग पॉइंट है। तो उन्होंने कहा इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है ds² इज इक्वल टू dx1 का स्क्वायर प्लस dx2 का स्क्वायर प्लस dx3 के स्क्वायर के बराबर होती है। इसको हम लोग कहते हैं यूक्लिडियन मैट्रिक। इसका नाम दिया गया है यूक्लिडियन मैट्रिक। यूक्लिडियन ने 3 डायमेंशन में किन्हीं दो एडजेसेंट पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का अपना ये फॉर्मूला दिया था, जिसको कहा गया यूक्लिडियन मैट्रिक। अब हम अप्रोच कर रहे हैं कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में मैं आपको बता दूं, आपने बहुत छोटी क्लास में, आई थिंक बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कहते थे स्पेयर का इक्वेशन या सर्किल का इक्वेशन होता है ax² प्लस by² प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी को आपने चेंज करके लिखा था, तो लिखते थे ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस d इज इक्वल टू 0। मतलब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 2 डायमेंशन में, जिसमें आप क्रमशः a b c d का मान अलग अलग रखते जाते हैं या a b c और h का मान अलग अलग रखते जाते हैं, तो वो अलग अलग कर्व में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक इसी तरह से 3 डायमेंशन में कॉनिक के इक्वेशन को दिया जाता है, जिसमें इन कॉन्स्टेंट्स का अलग अलग मान देने पर ये अलग अलग आपको शेप्स देते हैं। स्पेयर देता है, कोई पैराबोलाइड देता है, कोई हाइपरबोलाइड देता है। तो इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड इक्वेशंस कहते हैं या कॉनिक के इक्वेशन कहते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट बनाया गया। कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट में किन्हीं तो एडजेसेंट पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालें तो वो मिलती है ds² इज इक्वल टू a। देखिएगा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर लेते हैं अपने, पहला पॉइंट है u1, u, v, w और इसका एडजेसेंट या नेबरिंग पॉइंट है u प्लस du, v प्लस dv, w प्लस dw। चूंकि एडजेसेंट पॉइंट लिए गए इस कारण से d का यूज किया गया है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइटली स्मॉल है। तब कहा गया कि ये जो फॉर्मूला होता है ये कन्वर्ट हो जाता है a du का स्क्वायर प्लस b dv का स्क्वायर प्लस c dw का स्क्वायर प्लस 2f dv dw प्लस 2g dw du प्लस 2h du dv। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाता है। साथ में एक कांस्टेंट आप कह सकते हैं स्मॉल c आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे एक नया कांस्टेंट ले लेंगे e।
तो इस तरीके के फॉर्मूले को कहते हैं कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स में कहीं भी दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच की दूरी, वो पॉइंट है u v w, उनका एडजेसेंट पॉइंट है u प्लस डी यू, कॉमा v प्लस डी वी, कॉमा w प्लस डी डब्ल्यू, उनके बीच की डिस्टेंस निकालने का ये तरीका आपको बताया गया। जहां पे a b c f g h और e आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है डी यू डी वी और डी डब्ल्यू पे। आगे देखिए, सन 1854 में 1854 में हमारे एक मैथमेटिशियन आए जिसको हम लोगों ने कहा रिमानियन। रिमानियन जी ने क्या किया, इन्होंने n डायमेंशन में, ध्यान दीजिएगा, n डायमेंशन में किन्हीं दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का अपना नया फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट xi हो और दूसरे नेबरिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट xi प्लस dxi हो, चूंकि n डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं इसलिए i की वैल्यू 1 to n होगी, 1 2 3 डैश 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 n। ये दो एडजेसेंट पॉइंट लिए, तब उन्होंने कहा जो इसके बीच की डिस्टेंस होती है ds स्क्वायर, वो होती है gij dxi dxj, जहां आप जानते हैं कि gij को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल मैट्रिक। फंडामेंटल मैट्रिक कहलाती है gij, इसको बोलते हैं फंडामेंटल मैट्रिक। फंडामेंटल मैट्रिक और i की वैल्यू j के बराबर नहीं होगी, ये उन्होंने कंडीशन दी। इसको बोला जाता है रिमानियन मैट्रिक। चूंकि रिमानियन ने ये फॉर्मूला दिया इसलिए ये कहलाती है रिमानियन मैट्रिक। इसकी स्टडी हम लोग जिसमें करते हैं उसको कहते हैं रिमानियन ज्योमेट्री। रिमानियन ज्योमेट्री वो ब्रांच हो गई जिसमें हम रिमानियन मैट्रिक की हेल्प से दो एडजेसेंट पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिमानियन ने ये अपना फॉर्मूला n डायमेंशन के लिए दिया था। इस चीज को बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा कि n डायमेंशन में ही रिमानियन ने अपना डिस्टेंस फॉर्मूला दिया था। n डायमेंशन में ही हम लोग इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, जहां i और j, i कॉमा j का मान, i और j का मान हम लोग 1 2 3 कॉमा डैश 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 n लेते हैं, क्योंकि ये n डायमेंशन की स्टडी है। साथ ही साथ अगर हम लोग gij की बात करें तो इसकी मॉड्यूलस वैल्यू जिसको g से लिखते हैं ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। इसको बोला जाता है रिमानियन मैट्रिक और इसकी ज्योमेट्री को कहते हैं रिमानियन ज्योमेट्री। इसको आप नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है gij के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं। gij के बारे में तो आपको बता दिया गया, इसको फंडामेंटल मैट्रिक कहते हैं। gij की मॉड्यूलस वैल्यू को g से डिनोट करते हैं, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। दूसरी बात, अब हम ये चेक करेंगे कि ये gij हमारा सिमेट्रिक होता है या स्क्यू सिमेट्रिक होता है। gij इज आइदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इसके बारे में स्टडी करने चल रहे हैं। पीछे चैप्टर्स में आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि किसी भी टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर को कोवेरिएंट टेंसर, पहली बात ये कोवेरिएंट टेंसर है। gij को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल मैट्रिक। फंडामेंटल मैट्रिक। दूसरी प्रॉपर्टी, gij की जो मॉड्यूलस वैल्यू होती है उसको g से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 के बराबर नहीं होती है। तीसरी प्रॉपर्टी, gij कोवेरिएंट टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी को मैं यहाँ प्रूफ करने चल रही हूँ, मैं ये दिखाने चल रही हूँ कि gij हमारा सिमेट्रिक होता है। कैसे प्रूफ करेंगे कि gij सिमेट्रिक होता है उसको देखिए। आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया गया था चाहे कंट्रावेरिएंट टेंसर ले चाहे कोवेरिएंट टेंसर ले, लेकिन ऑर्डर उसका 2 ही होना चाहिए। ऐसे टेंसर्स को हम दो नए टेंसर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें से एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। मतलब अगर आप इसको देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ gij प्लस gij प्लस हाफ ऑफ gij माइनस gij।
या GJI, इसको भी हम कर दे रहे हैं GJI। आप देख सकते हैं इसको अगर आप तोड़ते हैं तो हाफ GIJ प्लस हाफ GIJ ये मिल करके आपको दे देगा ये, और ये टर्म आपको वापस से मिल करके दे देगा GIJ, ये देगा हाफ ऑफ GJI माइनस हाफ ऑफ GJI, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, वापस से आपको यही मिल जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक, एक को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। मान सकते हैं GIJ इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस कैपिटल B, जहां कैपिटल A है आपका हाफ ऑफ GIJ प्लस GJI एंड B है आपका हाफ ऑफ GIJ माइनस GJI। ठीक है, आगे देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, इस वाले फंक्शन पे पूरा का पूरा वर्क करेंगे। इस वाले फंक्शन पे वर्क करने चल रहे हैं, देखिएगा नाउ हाफ ऑफ GIJ माइनस GJI, इसके साथ हम आगे अटैच कर दे रहे हैं DXI DXJ इज इक्वल टू, चलिए वर्क करते हैं। मिलेगा आपको हाफ ऑफ GIJ DXI DXJ माइनस हाफ ऑफ GJI DXI DXJ, जिसको लिखा जा सकता है हाफ ऑफ GIJ DXI DXJ। बात को ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल प्रोडक्ट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस हाफ GJI DXJ DXI। ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट में चाहे A डॉट B करें चाहे B डॉट A करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे अगर आप देखें तो हाफ ऑफ GIJ DXI DXJ माइनस, आप देख सकते हैं J और I डमी इंडेक्स बना रहे हैं, डमी इंडेक्स को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। J को I से, I को J से चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ ऑफ J की जगह I की जगह J की जगह I की जगह J, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू आपको मिलेगी 0, मतलब हाफ ऑफ GIJ माइनस GJI DXI DXJ की वैल्यू 0 हो गई। चूंकि DXI DXJ आर्बिटेरी है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, या तो आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0, सिंस इट इज आर्बिटेरी तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर है। ये वैल्यू 0 के बराबर है मतलब ये वैल्यू 0 के बराबर है, दैट मीन्स इसमें जो स्क्यू सिमेट्रिक पोर्शन है वो हमारा 0 के बराबर है। तो हुआ क्या, जो हमारा टेंसर था जिसको हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो हिस्सों में बांट दिया था, उसमें से स्क्यू सिमेट्रिक वाला सेक्शन 0 हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक 0 हो गया तो बचा क्या, केवल सिमेट्रिक, जो इस बात को दिखाएगा कि RHS में लिखे गए सारे टर्म अगर सिमेट्रिक हैं तो LHS वाले भी उसी प्रॉपर्टी को कंटेन करेंगे, मतलब GIJ हमारा सिमेट्रिक टेंसर होता है। क्या किया हमने, प्रीवियस थ्योरम का यूज किया कि किसी भी कंट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर को ले सेकेंड ऑर्डर का, तो उसको दो टेंसर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें एक सिमेट्रिक होता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है। हमने इस GIJ को इस तरीके के फॉर्मेट में लिख दिया A प्लस B में, जहां A हमारा ये था, B हमारा ये था, A को हमने सिमेट्रिक कहा, B को हमने स्क्यू सिमेट्रिक कहा। अब हम B पे वर्क करना शुरू कर दिए, हमने B वाले टर्म को ले लिया। B के टर्म में हमने एक आर्बिटेरी मेंबर का या आर्बिटेरी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, DXI DXJ का स्प्लिट किया, ये आया। ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, A डॉट B को B डॉट A लिख सकते हैं, फिर ये डमी इंडेक्स से इसमें चेंज हो गया, ये दोनों कट करके 0 दिए, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। चूंकि ये आर्बिटेरी है, ये 0 के बराबर होगा नहीं, तो ये टर्म आपका 0 के बराबर हो गया। जैसे GIJ माइनस GJI 0 के बराबर हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक वाला सेक्शन खत्म हो गया और केवल RHS में सिमेट्रिक टर्म बचा। चूंकि RHS सिमेट्रिक टर्म कंटेन करता है इसलिए LHS भी सिमेट्रिक टर्म कंटेन करेगा और GIJ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को रखेगा। कल मैं इसके आगे आप लोगों को बताऊंगी, इसके आगे मैं आप लोगों को ये बताऊंगी किस तरीके से इक्लूडियन को रिमानियन में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास इक्लूडियन मैट्रिक होगी, इक्लूडियन मैट्रिक को हम लोग वर्क करके रिमानियन में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि उसमें किस तरीके का चेंज आपको मिलता है।
आपको ये पेज पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।